देश की विडंबना ही कही जाएगी कि जो लोग योग्य हैं, सम्मान के, आदर के, महिमा मंडित किए जाने के, उन्हें कभी इस काबिल नहीं समझा जाता कि वाकई कंजूसी से ही सही, लेकिन उनकी तारीफ तो कर दी जाए। जिसका श्रेय पाने का उनको हक है, उनको उसका श्रेय तो दे दिया जाए। ये विडंबना है इस देश की। जो श्रेय का हकदार नहीं, उसे श्रेय दिया जा रहा है, और जो वाकई श्रेय का हकदार है, उसे इतना अनदेखा किया जा रहा है ताकि इतिहास में उसका नाम लेने वाला कोई न बचे। इतिहास की घटनाओं से उसके किए गए कार्य को, पुनीत किए गए कार्यों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। किस तरह की सोच, इस तरह की सोच कैसे पैदा की जा सकती है, और वो उस व्यक्ति की सोच कैसे हो सकती है जो वो जो यह दावे कर रहा हो कि इस देश के निर्माण में उसका अहम रोल रहा है। आज हम बात करेंगे शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तर्क, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व की समृद्धि, व्यक्ति का व्यक्तिगत उफान, व्यक्तिगत मर्यादा को किस तरह से समाहित करके एक नाम कमाया जा सकता है, मानवीय मूल्यों की रक्षा की जा सकती है। किस तरह से शिक्षा का जो महत्व है, उस महत्व को जन जन तक पहुंचाया जाए। जिस तरह से सावित्री बाई फूले ने, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ, लेकिन आज हम उनके जन्म दिवस नहीं मना रहे, खुशियां नहीं मना रहे हैं। उनको हम खराजे अकीदत पेश करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं, हाजिर हैं, अपनी हाजिरी लगाई है खराजे अकीदत पेश करने के लिए। ऐसी शिक्षा की अगर वाकई किसी को देवी कहा जा सकता है, देवी का खिताब दिया जा सकता है, देवी के खिताब प्रत्यय से किसी को सुशोभित किया जा सकता है, सुशोभित किया जा सकता है, तो वो एक ही नाम है, सावित्री बाई फूले। जिस महिला ने वो, अब इनके बारे में एक छोटा सा इनका जीवन परिचय भी दे दे। सावित्री बाई फूले ज्योतिबा फूले की पत्नी है। ज्योतिबा फूले, जिनको सामाजिक क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक उसी तरह से अगर भारत भूमि पे किसी को महिलाओं की शिक्षा के प्रति समर्पण या शिक्षा के प्रति अग्रणीय भूमिका निभाने को किसी को अगर श्रेय दिया जा सकता है, तो वो श्रेय सावित्री बाई फूले को दिया जा सकता है। ज्योतिबा फूले पे आज ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सावित्री बाई फूले पे फोकस करेंगे और उसी पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दर्द भारत न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं हूं गौतम राणे सागर और आपके सामने उपस्थित हुआ हूं सावित्री बाई फूले के व्यक्तित्व पे, उनके कृतित्व पे, उनके कर्तव्यों पे, उनकी कर्मठता पे, उन्होंने जो कार्य किया, इस देश के लिए कार्य किया, शिक्षा जगत में जो उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, और खास तौर से महिलाओं की शिक्षा की दिशा में, बेटियों की शिक्षा की दिशा में, जिनको शिक्षा से पूरी तरह से वंचित किया गया था, उनकी शिक्षा के लिए क्या अग्रणी भूमिका निभाई और क्या क्या मुसीबतें उन्होंने झेली है, आज उस पर चर्चा करेंगे। सावित्री बाई फूले 3 जनवरी 1831 को जिनका जन्म हुआ,
ज्योतिबा फूले जी की वो पत्नी थी, बचपन में ही वैवाहिक संबंधों से जुड़ गई थी। नायगांव सतारा जो महाराष्ट्र में है, वहां उनका जन्म हुआ। अगर ये कहा जाए कि लड़कियों के लिए इस देश में, भारत भूमि में, अखंड भारत की भूमि पर किसी ने पहली मर्तबा विद्यालय की स्थापना की, तो उस विद्यालय की स्थापना सावित्रीबाई फूले ने किया। सावित्रीबाई फूले को पहली प्राथमिक शिक्षा दीक्षा ज्योतिबा फूले जी ने घर में दिया। इसके बाद उनके साथियों ने उनकी शिक्षा दी। सावित्रीबाई फूले को लगा कि हमने तो शिक्षा ग्रहण कर लिया है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके पिता उनको शिक्षित कर सकते होंगे, या उनके पति शिक्षित करने के प्रति इतने संजीदा हो जितने हमारे पति संजीदा थे, तो शायद ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी। इसलिए उनको लगा कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जाने से पहले हमें पूरी तरह तैयार होना चाहिए। बी प्रिपेयर टू डू प्रिपेयर। अगर हम किसी को शिक्षित करने जा रहे हैं तो हम बेहतर शिक्षित हो जाए। हमें जो टीचर्स के ट्रेनिंग होती है, उस टीचर की ट्रेनिंग को लेना जरूरी है, तभी तो हम शिक्षा दे पाएंगे, बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। और इसलिए उन्होंने दो दो संस्थानों में अपना एडमिशन कराया। पहला संस्थान था अमेरिकन मिशनरी द्वारा जो चलाया जा रहा था, जिसे सिंथिया फरार के नाम से जाना जाता था। अहमदनगर में वो संस्था चलती थी। उसमें उन्होंने अपना एडमिशन लिया और ट्रेनिंग किया। और दूसरा नार्मल स्कूल जो पुणे में था, उससे भी उन्होंने अध्यापन कार्य के लिए शिक्षा ग्रहण किया, अपने आप को शिक्षित किया और अपने आप को तैयार किया लोगों को शिक्षित करने के लिए। उतना ही नहीं, सुगनाबाई सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर के ही सुगनाबाई ने भी महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। ज्योतिबा फूले जी ने शिक्षित करने का काम किया। इन तीनों लोगों ने मिलकर के सबसे पहले सोचा कि विद्यालय की स्थापना कैसे हो, विद्यालय कैसे स्थापित किए जाए जहां लड़कियों को शिक्षित किया जा सके। क्योंकि ज्योतिबा फूले ये चाहते थे, अगर एक पुरुष शिक्षित हो गया तो वो केवल उसकी शिक्षा उसी तक सीमित रहेगी, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित हो गई तो उसकी कम से कम 3 पीढ़ियां शिक्षित हो जाती हैं, उसके बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, वो शिक्षित हो जाती है और उसके पूर्वज भी शिक्षित हो जाते हैं। उसके द्वारा किए गए शिक्षा का लाभ, उसके शिक्षा के प्रकाश पुंज से वो भी आलोकित होते रहते हैं। आलोक उन पे भी पड़ता है, प्रभाव उन पे भी पड़ता है। इसलिए तीनों लोगों ने मिलकर के, सुगनाबाई, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर के सबसे पहले अपने विद्यालय की स्थापना की। जो भीड़े वाला था, उस भीड़े वाला स्थान में विद्यालय की स्थापना की। इस क्योंकि उस समय कोई न तो उनको जगह दे रहा था, न स्कूल चलाने के लिए तो दूर की बात है, स्कूल चलाने के लिए बच्चों की भी बड़ी व्यवस्था उनकी करनी पड़ती थी। बच्चियों को भी लोग भेजना पसंद नहीं करते थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी कठिन परिस्थितियां रही होंगी जब सावित्री बाई फूले ने इतना इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि लोगों को शिक्षित करना है, लोगों को दीक्षित करना है, लोगों को एक व्यक्ति होने का, इंसान होने का फर्ज निभाना है। उसे समझ में आना चाहिए उसकी योग्यता क्या है, उसमें गुण क्या है, और उस गुण को समझने के बाद उस गुण को और लोगों में किस तरह से विस्तार दिया जा सके, इस पे जब जो उनकी सोच पैदा हुई, तब उन्होंने शिक्षा के लिए
जो विद्यालय खोला वो भीड़ेवाला में खोला, और ये भीड़ेवाला जो विद्यालय उन्होंने खोला, ये एक घर था। तात्या साहब भीड़े का घर था। तात्या साहब भीड़े ने अपना घर दे दिया, डोनेट कर दिया विद्यालय के लिए, कहा कि आप विद्यालय चलाइए, बच्चियों को शिक्षा ग्रहण कराइए, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण कराइए। ये उन्होंने दे दिया, त्याग दिया भीड़े वाला ने। क्यों त्याग दिया? क्योंकि ये काम तात्या साहब भीड़े वाला ये खुद भी करना चाहते थे, लेकिन तात्या साहब भीड़े ये भी करना चाहते थे काम, इससे प्रभावित थे, मुतासिर थे, लेकिन उस काम को जो बड़े पैमाने पे नहीं कर पा रहे थे, जब लगन देखी, जब तल्लीनता देखी सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले की, सुगराबाई की, तो उन्होंने इस अपने घर को विद्यालय के लिए दान कर दिया, और वो विद्यालय चलता रहा। जो सबसे खासियत है इस विद्यालय की, जो विद्यालय ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी और सुगनाबाई ने मिलकर के चलाया, उसकी खासियत ये थी कि वहां केवल ट्रेडिशनल शिक्षा नहीं मिलती थी, परंपरागत जो शिक्षा चली आ रही थी वही शिक्षा नहीं मिलती थी। पाश्चात्य के जो पाठ्यक्रम थे, उस पाश्चात्य के पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया था। गणित को सम्मिलित किया गया, विज्ञान को सम्मिलित किया गया, सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया, और खास तौर से सावित्रीबाई फूले ने जब इस तरह के सारे सब्जेक्टों को, ज्योतिबा फूले ने इस तरह के सारे सब्जेक्टों को सम्मिलित किया अपने विद्यालय में, तो परिणाम क्या हुआ? ये विद्यालय दिन दूना और रात चौगुना प्रसिद्धि के शिखर पे पहुंचते चले जा रहे थे, प्रसिद्धि पे प्रसिद्धि हासिल करते जा रहे थे, क्योंकि ये शिक्षा तो उस विद्यालयों में भी नहीं मिलती थी जहां बच्चों की, लड़कों की पढ़ाई होती थी, लड़कियों को पूरी तरह से वहां निग्लेक्ट कर दिया जाता था, उनको उनकी एंट्री नहीं की जाती, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। वहां भी ये शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती थी। और जब शिक्षा ये प्राप्त करके लड़कियां निकलती थी, जो उनके अंदर तर्क शक्ति आती थी, उस तर्क शक्ति ने जो साहस पैदा किया कुरीतियों से लड़ने का, पाखंड से लड़ने का, ढकोसले से लड़ने का, खास तौर से परजीवियों के साजिशों से लड़ने की जो ताकत पैदा की, उस ताकत ने बड़ी तेजी से प्रसिद्धि फैला दी। सावित्रीबाई फूले ने जो एक ही विद्यालय नहीं, कई विद्यालय उन्होंने चलाया। सबसे पहले इस विद्यालय के ठीक 1849 को जो खोले गए विद्यालय के, 1848 में खोले गए विद्यालय के बाद, इसके बाद 1851 तक उन्होंने 3 विद्यालय, मतलब 2 विद्यालय को और वृद्धि कर ली, अपने विद्यालयों में वृद्धि करते चले गए। जो अहम घटना घटी ज्योतिबा फूले के साथ, ज्योतिबा फूले जब शिक्षित हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, तो जो पाखंडी लोग थे, जो ब्राह्मण वहां पाखंडी थे, उन पाखंडियों ने गोविंदराव फूले पे दबाव बनाया कि ये तो अपराध कर रहा है, शिक्षा ग्रहण अपने कर लिया, वो तो अपराध था ही, इसने तो उससे भी घोर अपराध कर दिया, अपनी पत्नी को भी शिक्षा ग्रहण करा दिया, अपनी पत्नी को भी शिक्षित कर दिया। इससे बड़ा घोर अपराध क्या हो सकता है? ऐसे पापी का इस गांव में रहना किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है, किसी भी तरह से उचित नहीं है। परिणाम क्या हुआ? गोविंद राव फूले को इतना मजबूर किया गया, केवल उसके दम पे नहीं, साजिश कैसे की जा सकती कहने पे नहीं, उनके घर में जो उनका मुनीब था, फूलों का लेखा जोखा रखता था, उसने, वो भी ब्राह्मण, उसने भी ये साजिश की कि आपके यहाँ जो विपत्तियां पूरा जमघट लगा रही है आजकल, उसकी एक वजह है कि ये जमघट इसलिए लगा रही है क्योंकि आपके बेटे ने पाप किया है, धर्म के विरुद्ध जाने का काम किया है, महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। इतना बड़ा घोर अपराध कैसे वो कर सकता है? और इसी अपराध की सजा आप भुगत रहे हैं। इसलिए गोविंद राव फूले ने सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को अपने घर से निकाल दिया। अब जब वो घर से निकले तो उनके सामने समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी, आखिर वो जाए तो जाए कहां? फिर ज्योतिबा फूले को एक मार्ग याद आया कि उनके जो दोस्त हैं, गहरी जिगरी दोस्त थे, उस्मान शेख,
उस्मान शेख के पास वो गए और उस्मान शेख से उन्होंने शरण ली। उस्मान शेख ने शरण शरण ही नहीं दिया, उस्मान शेख ने उन्हें शरण दिया और शरण देने के बाद उनकी जो इच्छा विद्यालय चलाने की थी, उस विद्यालय चलाने की दिशा में सहयोग करने के लिए अपनी बहन फातिमा फातिमा बेगम शेख से परिचय कराया सावित्रीबाई फुले का। और फिर फातिमा बेगम शेख ने भी जाकर के नॉर्मल स्कूल पुणे से ट्रेनिंग ली, टीचर की ट्रेनिंग ली। तो अगर ये कहा जाए कि अगर मुस्लिम में देखा जाए, मुसलमानों में भी देखा जाए, इस्लाम में भी देखा जाए, तो कोई पहली शिक्षिका इस मुसलमानों में है, इस्लाम में है, तो वो है फातिमा बेगम शेख। और खास तौर से अगर हिंदू मेथोलॉजी में ही कहा जाए, अगर हम शूद्र न कहें, तो उस मेथोलॉजी में सावित्रीबाई फुले का नाम ही सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण कराया और शिक्षा ग्रहण करा करके दोनों अपना घर ही नहीं दिया, अपनी बहन से भी कहा कि शिक्षा के दिशा में पूरी तरह से वो काम करें, और शिक्षा के दिशा में उन्होंने पूरी तरह से काम करना शुरू किया। जब विद्यालय चलते गए, विद्यालय चलते गए, तो समस्या ये है कि ज्यादा विद्यालय तो खोले जा सकते थे, पैसों का अभाव था। हम ये नहीं कह रहे कि ज्योतिबा फूले ने कभी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया, हमेशा उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। उनके बहुत सारे साथी ऐसे थे जो जाति में, ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे, लेकिन वो चाहते थे इस देश का जो कलंक है, अशिक्षा जो कलंक है, उस अशिक्षा को खत्म करने के लिए ज्योतिबा फूले की मदद की, आर्थिक तौर पे मदद की, विद्यालय खोलने के लिए भी कुछ जगह देने का ऑफर किया, और कुछ दिन तक उसमें विद्यालय चले भी। तो ऐसी स्थिति में ये ज्योतिबा फूले भी ब्राह्मण का विरोध नहीं करते थे, हम भी ब्राह्मण विरोध पे कभी विश्वास नहीं करते, लेकिन ब्राह्मणवाद का समर्थन कभी नहीं कर सकते। अब उनके सामने समस्या ये थी कि विद्यालय अगर खुलेंगे तो उनका काम, मकसद ये था कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हों, जो उस समय उनको शूद्र माना जाता था, उसके बच्चे कैसे आएंगे विद्यालय में। क्योंकि ये सिखा देते थे कि अगर बच्चों को, जो ब्राह्मणवादी ताकतें थी, वो गांव गांव जाकर के ये प्रचारित प्रसारित करती थी कि अगर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करोगे तो शारीरिक तौर पे वो कमजोर हो जाएंगे, और वो उनका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा, बीमारियों से जूझने लग जाएंगे, और ऐसी स्थिति में शिक्षा ग्रहण न कराओ। तब उन्होंने, ज्योतिबा फूले जी ने लाहूजी राउत, मांग और रांदा महार का बड़ा श्रेय लिया, उन्होंने सहयोग किया। इन दोनों लोगों ने अपनी अपनी जातियों को, मांग और महार जातियों को कन्विंस किया, अपनी जाति के बिरादरी को कन्विंस किया कि विद्यालय जाइए, शिक्षा ग्रहण करिए, शिक्षा ग्रहण करने से ही अधिकार मिल सकते हैं, और नहीं तो जिस तरह से गुलाम बना करके रखा गया है, अछूत बना करके रखा गया, अस्पृश्य बना करके रखा गया है, हाड़ी आगे बांध करके थूकने के लिए जो प्रक्रिया दी गई है, पीछे झाड़ू की प्रक्रिया दी गई है, वो प्रक्रिया कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। ये एक ही एक हथियार है इसका, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इन सारे बंधनों को मुक्त कर सकता है और उन्हीं बंधनों से आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए सावित्रीबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने जब अपने विद्यालय की संख्या धीरे धीरे 18 बढ़ा दी, 18 संख्या बढ़ा दी, इसके साथ ही जब उनको लगा कि अब विद्यालयों की संख्या भी ठीक ठाक हो गई, विद्यालय चलने लगे हैं, तो उनको लगा कि हमें कुछ और काम करने चाहिए। फिर उन्होंने केयर सेंटर खोला। केयर सेंटर में जिसको कहा जाता था बाल हत्या प्रतिरोध गृह, बाल हत्या का प्रतिकार किया जाना था, प्रतिबंधक गृह उसका नाम रखा, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह उसका नाम रखा। अगर साहित्यिक तौर पे इसको कहें तो चाइल्ड किलिंग प्रोहिबिशन होम उन्होंने खेला। और खास तौर से जो लोग आज ये कहते हैं महिलाओं पे का शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, उन पे रीप करने पे उनको बड़ी मजा आती थी, लेकिन जैसे ही वो औरतें प्रेग्नेंट हो जाए, उस बच्चे को स्वीकार करना उनके बस का नहीं रहता था, उस समय वो पाप हो जाता। पाप करना, जब उनके साथ बलात्कार की घटनाएं करनी होती थी तब उनको पाप नहीं लगता था, लेकिन अगर उससे बच्चा पैदा हो जाए, उस बच्चे को अपना नाम देना पड़ जाए, तो पाप हो जाएगा।
सवाल है कैसे चलेगा ये देश। यही सामाजिक व्यवस्था ने ज्योतिबा फूले को जेलित किया, इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए उनको मजबूर किया, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, इसीलिए शिक्षित उनको किया। और जब शिक्षित करते हैं तो शिक्षित करने की प्रक्रिया यही से शुरू होती है और ये बहुत ज्यादा जाकर के काम करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आज सावित्री बाई फूले, अगर ये कहा जाए कि सावित्री बाई फूले की अगर इस देश में किसी की पहचान है जिसने महिलाओं को पहली बार इस देश में शिक्षित करने की जो रिस्क था, जो उस रिस्क को उठाया, उस चुनौतियों को स्वीकार किया, क्योंकि सावित्री बाई फूले मानती थी कि जो चैलेंज कर सकती है, जो व्यवस्था चैलेंज कर सकती है, वही चेंज भी कर सकती है और उन्होंने चेंज करके दिखाया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस से खराजे अकीदत पेश करने का बेहतर शब्द अगर कोई हो सकता है तो एक ही बेहतर शब्द हो सकता है, इस देश में अगर शिक्षा के नाम पे किसी को इस देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की बजाय 3 जनवरी को शिक्षक दिवस मनाया जाना चाहिए। तब इस देश का सम्मान हो सकता है। वाकई जो इस देश के सम्मान के पात्र हैं उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। कुपात्रों को अनावश्यक साजिश के तौर पे खड़े होकर के सम्मान देने का कोई लाभ नहीं। इस देश में जो पात्र लोग हैं, सुपात्र लोग हैं, काबिल लोग हैं, उनको इज्जत दी जानी चाहिए। और शिक्षक दिवस की आज ऐसे मौके पे एक ही मांग की जा सकती है। हम जानते हैं कि ये परजीवियों की सरकार है, उनके कान पे जू नहीं रेंगेगा। ये उन्हीं पेशवाओं की औलादे हैं जो पेशवा उस समय सावित्री बाई फूले को शिक्षा देने पर प्रतिबंध लग, जब वो विद्यालय जाती थी यातनाएं क्या क्या झेलती थी। जब विद्यालय जाती थी उनको 2 साड़ी लेके जाना पड़ता था, उनके पत्थर उनके ऊपर फेंके जाते, अंडे फेंके जाते, सड़े टमाटर फेंके जाते, गोबर फेंके जाते, कीचड़ फेंके जाते ताकि वो विद्यालय नहीं आ पाए। बच्चियों को डराया जाता, बच्चियों का रेप किए जाने की धमकियां दी जाती। इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपने 18 विद्यालय की स्थापना की, महिलाओं को शिक्षित किया, लड़कियों को शिक्षित किया। जब ऐसे शिक्षित के देवी, अगर देवी तो नाम ही नहीं देना चाहिए क्योंकि देवी उसको कहते हैं जो पूरी तरह से परजीवी हो, वो तो सहजीवी थे, वो कभी परजीवी नहीं थे। तो अगर शिक्षा का किसी को श्रेय है शिक्षक दिवस मनाए जाने का, अगर यही इस देश में अगर शिक्षक दिवस मनाया जाना है तो 3 जनवरी सावित्री बाई फूले के नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाना चाहिए। वही उनको खराजे अकीदत होगा, बेहतर खराजे अकीदत होगा। हम जानते हैं कि परजीवी सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, लेकिन आंदोलनजीवी अगर सक्रिय हो गए, लगातार सक्रिय रहे तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल सावित्री बाई फूले के नाम पे शिक्षक दिवस मनाए जाने की घोषणा होगी और शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, शिक्षक दिवस पे जुड़ने के लिए, आज तो हम इसको शिक्षक दिवस तो नहीं मान सकते, अभी कहा नहीं गया है, तो आज हम सावित्री बाई फूले को ऐसे शिक्षिका को, भारत के प्रथम शिक्षिका को सावित्री बाई फूले को अपनी तरफ से खराजे अकीदत पेश करते हैं और आप सभी की तरफ से दर्द भारत की तरफ से आप खराजे अकीदत पेश करते हैं। और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आप सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।